नमस्कार, मैं ब्रिजेश सर। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अभी-अभी मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि मैं बच्चों के लिए एक नया डायनेस्टी के विषय में बताऊं, इतिहास के विषय में। और वो इतिहास का जो टॉपिक मैं बताऊंगा, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम डन रहते हैं, कई बार अलग-अलग परीक्षाओं में वहाँ से पूछे गए हैं। अगर आप इसे याद रखते हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत आप लोगों को होनी चाहिए। मैं आपको आज गुप्ता डायनेस्टी के विषय में बताऊंगा, गुप्त वंश के विषय में बताऊंगा। और गुप्त वंश बच्चों, मौर्य वंश के बाद ना एक सबसे बड़ा मजबूत वंश था, कह लीजिए। और गुप्त वंश को प्राचीन इतिहास में संस्कृति और कला के विकास के कारण इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल के विषय में मैं ये बता सकता हूँ बच्चों कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त हमेशा पूछा गया है कि बताएं गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश का जो फाउंडर माना जाता है वह श्रीगुप्त को माना जाता है। और श्रीगुप्त के बाद उन्हीं का एक लड़का था घटोत्कच। घटोत्कच गद्दी पर बैठा। ये जो श्रीगुप्त हैं और घटोत्कच हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों ने कभी भी महाराजा धीराज की उपाधि नहीं धारण की। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। महाराज की उपाधि इन दोनों ने धारण की थी। किसने किसने? श्रीगुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच ने। ये दोनों ही पिता पुत्रों ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन घटोत्कच के बाद जो अगला शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम होता है बच्चों। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि श्रीगुप्त का टाइम पीरियड बताइए, तो श्रीगुप्त का टाइम पीरियड 240 से 280 ईस्वी, और उसके बाद घटोत्कच का टाइम पीरियड 280 से 320, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद आपका जो चंद्रगुप्त प्रथम होता है, जिसके विषय में हम आपको बता रहे थे, इनका 319 या 320, अलग अलग इतिहास की किताबों में ये लिखा रहता है, 319 या 320 में ये गद्दी पर बैठे। और इसी समय इन्होंने गुप्त एरा यानी गुप्त संवत की शुरुआत की। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। अगर ऑप्शन में 319 है तो वही आप कर दें, अगर 319 ऑप्शन में नहीं है, 320 ऑप्शन में है, तो वो कर दें आप। तो यहाँ से आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसका जो विवाह हुआ, इसका विवाह सीधे तौर पर अगर हम कह लें तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसका विवाह हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होने के बाद अपने विवाह के माध्यम से उसने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया था। तो अगर ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम रियल फाउंडर माना जाएगा। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? तो 319 या 320 ईस्वी में गुप्त एरा की शुरुआत की थी। किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किस गुप्त शासक ने? अगर ये प्रश्न आता है तो यह भी चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन महाराज की उपाधि कौन कौन धारण किया था? तो महाराज की उपाधि धारण करने वालों में हमने बताया गुप्त वंश का जो फाउंडर श्रीगुप्त और उसका पुत्र घटोत्कच माना जाता है। हम यहीं से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें बच्चों, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम का एक प्रसिद्ध पुत्र था जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त एक महान शासक था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और समुद्रगुप्त के विषय में कहा जाता है कि यह 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त जो था कब बैठा था राजगद्दी पे? 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त के ही दरबार में हरिसेन नामक कवि रहते थे। कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ये याद रखिएगा। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना
जिन्होंने की, उनका नाम हरिसेन है और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखिएगा। इसे ही इलाहाबाद प्रशस्ति के रूप में भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ नामक इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन भी कहा था, क्योंकि वह फ्रांस के शासक नेपोलियन की ही तरह ज़्यादा शक्तिशाली और साम्राज्य विस्तारवादी नीति का प्रतिपादक था। समुद्रगुप्त के विषय में कहा जाता है कि उसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के बाद उसने उसको अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि उनको सिर्फ अधीनता स्वीकार अपनी कराई, उनसे टैक्स लेता था, उनको स्वतंत्रता दी कि वो अपना शासन स्वयं से चलाएं, लेकिन टैक्स पहुंचाते रहें। समुद्रगुप्त ने अनेक प्रकार के सिक्के भी चलवाए थे, यह भी ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था, संगीत में बहुत रुचि थी। उसने वीणा प्रकार के सिक्के भी चलवाए। अश्वमेघ कर्ता भी उसे कहा जाता है, कवि प्रिय भी कहा जाता है। इस तमाम तरीके के नामों से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो प्रश्न अगर आएगा कि लिच्छवी दौहित्र, कवि प्रिय, अश्वमेघ कर्ता, वीणा प्रकार के सिक्के चलवाने वाला कौन शासक था, तो ये सब समुद्रगुप्त के लिए हम ध्यान रखेंगे। तो समुद्रगुप्त से ये सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है कहीं कहीं ना, ये सब जगहों पे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप समुद्रगुप्त को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने ये 5-6 मिनट के कॉन्सेप्ट में जितना इम्पोर्टेंट बताया है क्वेश्चन, वो सारे के सारे पूछे गए हैं। चाहे वो BEO की परीक्षा हो, चाहे शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट की परीक्षा में हो 6 से 8 में, चाहे PCS प्रीलिम्स हो, हर जगह पे ये प्रश्न पूछे गए। एकदम रटे रटाए सेलेक्टेड क्वेश्चन बताया हूँ। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और याद रखिएगा, चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ये तीनों जरूर करिएगा। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। जय हिंद।